ये आपका पिछले लेक्चर में जो आईपीसी चल रही थी आपका, ये सदोष अवरोध और सदोष परिरोध बताया जा रहा था। यहाँ से या तो सेक्शन पूछ लेता है या आपका ये समस्यात्मक क्वेश्चन बनते हैं और तमाम समस्याएं बताई गई। भाई कुछ समस्याएं आपका छूटी भी रह गई हैं, उसको आप किताब से भी देखेंगे भाई। ये नहीं कि पूरी समस्या हमने बता दिया है। कुछ समस्याएं भाई आपका 100 समस्याएं बताना संभव नहीं है, तो कुछ समस्याएं आपका सदोष अवरोध और सदोष परिरोध की किताब में दी गई हैं। और आप एक बार जाकर भाई भले बेरेक्ट न पढ़िए, लेकिन आपका समस्या जो हमने बताई थी उसी में आप अब हमें जो आपका पढ़ना है, यानी कि अगला जो पॉइंट आपका पढ़ना है, यहाँ से भी ज़्यादातर या तो सेक्शन मिलाने के लिए आता है या आपका समस्या आती है। समस्या जो अब तक के इतिहास में बनी है, यानी कि अब जो हमें पढ़ना है वह क्रिमिनल फोर्स यानी कि आपराधिक बल पढ़ना है और एसाल्ट यानी कि हमला पढ़ना है। यहाँ जो क्वेश्चन आपका बनता है, आवाज जा रही है ना लाइव में? हाँ, नहीं तो फोन देखिए आपका भाई, फिर एक बार देखिए इसको। दो हमें और मने चीज़ें पढ़नी, इसके बाद आपका किडनैपिंग और एबडक्शन आएगा, इसके बाद दुराचार, और ये चैप्टर आपका मने जो मानव शरीर के विरुद्ध है आपका थोड़ा बहुत बचेगा, समाप्त हो जाएगा। तो आज प्रयास किया जाए कि जो क्रिमिनल फोर्स है और एसाल्ट है, और इसमें अंतर भी पूछा जाता है, इसमें उदाहरण भी पूछा जाता है। तो जो ये यानी कि आपराधिक बल क्या होता है और जो कोई आपराधिक बल का प्रयोग करेगा वह कितने दंड से दंडनीय होगा, ये जानना है। फिर एसाल्ट या हमला क्या होता है, ये जानना है। तो इसमें जो समस्यात्मक क्वेश्चन बनता है, तीन रट्टा मारकर जाएंगे। पहला आपका ये रट्टा मारकर जाना है कि अगर ये दे कि कुत्ते को झपटवाता है तो आपका, हाँ, आपराधिक बल मारना है। यही पॉइंट पकड़े रहिए। जैसे ही आए कि ए अपने कुत्ते को बी पर झपटवाता है तब आपराधिक बल होगा। और जैसे ही ये आए कि ए अपने कुत्ते की मुखबंदी खोलना प्रारंभ होता है तो ये एसाल्ट होगा। दूसरा, पहले उदाहरण से समझने का प्रयास करिए। दूसरा आपका ये देख सकते हैं कि ए लाठी उठा लिया है बी को मारने के लिए, लेकिन लाठी चलाया नहीं।
तो अगर लाठी नहीं चलाया है, कूलर बंद कर दीजिए, मौसम तो बंद कर दिए कूलर थोड़ी देर। हाँ, मौसम देखा जाएगा, कम लोग हैं, उमस नहीं होगी ज़्यादा, एक झाट चल ही रहा है तब। एक झाट चलाइए, फिर दाबिए तो उसको थोड़ा। नहीं, ऊपर वाला है वो, हाँ। थोड़ा दाबिए जोर से। बस बस रहने दीजिए। पंखा चलाना हो तो ये चला लीजिए, नहीं तो रहने दीजिए ये वाला। छोड़ छोड़े चल रहा है वो। ये वाला पंखा वहाँ से है भाई। हाँ, चला दीजिए, पंखा चलता रहे। गर्मी लगेगी तो भाई बता दीजिएगा, कूलर चलवा दिया जाएगा। छोड़ दीजिए, वो घूमता नहीं है वो। फिर एक बार देखिए आपका अगला जो समस्यात्मक क्वेश्चन बनता है, दो तीन समस्याओं पर गौर करिए। अगर आपका ये दे कि ए बी को मारने के लिए लाठी उठा लिया लेकिन लाठी चलाया नहीं, तो ये एसाल्ट या हमला कहलाएगा। और अगर ये दे दे कि ए लाठी उठा लिया, लाठी चलाया नहीं क्योंकि बी भाग गया, या बी हट गया वहां से, यानी कि ए ने पूरा प्रयास किया कि लाठी लग जाए लेकिन बी को लाठी लगी नहीं, तो ये क्रिमिनल फोर्स होगा, आपराधिक बल होगा। यानी कि आपराधिक बल में बल का प्रयोग किया जाता है, भले ही दूसरे को कह सकते हैं कि वह आपका चोट न पहुँचे, या भले ही दूसरे को घाव न लगे, लेकिन हमला में आपराधिक बल करने की तैयारी की जाती है कि हम मार देंगे, लेकिन मारा नहीं। अब समस्या जो पूछी जाती हैं, एक घूंघट उठाने वाला पूछा जाता है। इसको थोड़ा हम जूरिस्प्रूडेंस से जोड़ेंगे कि घूंघट उठाने का सिद्धांत, पर्दा उठाने का सिद्धांत। तो अगर ये क्वेश्चन दे कि एक एक स्त्री बी का घूंघट उठा देता है ताकि स्त्री डर जाए, तो ये कौन सा अपराध होगा, समस्या ज़्यादा बनती है। तो आपका जवाब रहेगा क्रिमिनल फोर्स, यानी कि आपराधिक बल। और तुरंत दे दे कि ए किसी स्त्री की लज्जा भंग करने के लिए, सील भंग करने के लिए उसका घूंघट उठाता है, तो ये भी आपराधिक बल ही होगा। लेकिन इसके लिए एक स्पेशल सेक्शन बना है और 354 है। पहले भूमिका देख लीजिए, 354। पहले जो ये आपका सीसीटीवी कैमरा, जो अभी आपका प्रयागराज में भी एक लोग पकड़े गए थे, या दृश्य रतिकता कही जाती है, हम बताएंगे उसको भी, या स्टैकिंग करना, या चीर हरण करना, यानी कि द्रौपदी कांड करना, ये सब ज़्यादातर 354 में ही आते थे। लेकिन 2013 में जेस वर्मा समिति की सिफारिश पर आईपीसी में अब चार धाराएं नई जोड़ी गई हैं: 354 ए, 354 बी, 354 सी और 354 डी। जो चीरहरण या ये सीसीटीवी कैमरा या गलत इशारों को अलग से दंडनीय बनाती हैं, इन चारों धाराओं का अपराध केवल पुरुष द्वारा किया जा सकता है, वह भी केवल स्त्री के प्रति। तो एक क्वेश्चन आपका और इंटरव्यू में बनता है, स्त्रियों से ज़्यादा भाई आप लोगों से पूछा जाता है कि आईपीसी में कौन कौन से अपराध हैं जो केवल स्त्रियों के प्रति हो सकते हैं। तो हम भी प्रयास करेंगे कि एक दिन वह सभी धाराएं एक जगह आपको एकत्र करवाया जाए। जो अपराध केवल महिलाओं के विरुद्ध हो सकते हैं और केवल पुरुष द्वारा किया जा सकता है, महिला द्वारा नहीं, ये एक दिन हम एकत्र करवाएंगे आपका। यानी कि कुल मिलाकर ये आया कि क्रिमिनल फोर्स में बल का प्रयोग कर दिया जाता है, जबकि हमला में बल या फोर्स का प्रयोग नहीं किया जाता,
बल्कि प्रयोग करने की केवल धमकी दी जाती है। जैसे कि एक लड़की पर किसी ने कमेंट किया, लड़की ने चप्पल उठा लिया और कहा कि मार देंगे, लेकिन मारी नहीं, तो ये कौन सा अपराध होगा? हमला का। चप्पल चला दी, भले न लगा हो तब कौन सा होगा? आपराधिक बल। अब चप्पल उठाई नहीं है, अब शब्द पर आई है, बहुत महत्वपूर्ण है ये क्वेश्चन अगला। केवल मुख से अभी हाव भाव दर्शा नहीं रहे हैं, चप्पल उठाई नहीं, केवल चप्पल निकाल कर मार देंगे, चप्पल निकाल कर मार देंगे, केवल बक रही हैं, बक रही मैंने कह रही है। तो ऐसी दशा में क्या कोई अपराध होगा कि नहीं? कोई अपराध नहीं। यानी कि क्या केवल मुख से शब्द बोलना, बहुत बार पूछा गया है, मैंने कह सकते हैं अनंत बार पूछा गया, जाकर देखिएगा। क्या केवल मुख से शब्द बोलना हमला माना जाएगा कि नहीं? नहीं, हमला शब्दों से नहीं हो सकता। हाँ, आप जो हाव भाव दर्शा रहे हैं, उस हाव भाव को ये शब्द क्या करेंगे? क्लियर करेंगे। जैसे एक लड़की है, चप्पल उठा ली हैं और अपने मुख से भी बोल रही हैं, किसी चप्पल से दो चप्पल तुम्हारे गाल पर दे देंगे, तुम्हारी नौटंकी भूल जाएगी। तो ये उसका जो शब्द है, ये आपका उसके हाव भाव को क्लियर करता है। तो ये हमला को क्या करेगा? शब्द मुख से बोलने वाले स्पष्ट। तो अब इंग्लिश विद में थोड़ा आ जाए, तब सेक्शन शुरू किया जाए। जहाँ तक इंग्लिश विद की बात है, जो ये हमला है, जो ये आपराधिक बल है, उसे एसाल्ट, उसे हम बैट बैटरी कहते हैं कि एसाल्ट भाई? ब- नहीं, हम आपका जो हमला, ये तो इंग्लिश भारत में है ना एसाल्ट। जो ये इंग्लिश विधि है, इसमें आपराधिक बल को बैटरी कहा जाता है। संप्रहार, और संप्रहार का जो माने प्रयत्न कहा जाता है, बैटरी के प्रयत्न को हमला कहा जाता है। इसको थोड़ा अलग से लिख लीजिए तो, इंग्लिश विधि में आपराधिक बल को ये पूछ लिया जाता है, ये भी इंग्लिश विधि में आपराधिक बल को संप्रहार या इंग्लिश में बैटरी कहा जाता है। BATTERY, बैटरी। जबकि हमला को अटेम्प्ट टू बैटरी, यानी कि अटेम्प्ट टू बैटरी संप्रहार का प्रयत्न कहा जाता है। संप्रहार का क्या किया है? प्रयत्न। अब याद रखिएगा, आपराधिक बल को क्या कहते हैं इंग्लिश विधि में? बैटरी। और हमला को क्या कहते हैं? बैटरी का क्या करना? प्रयत्न करना। ये पूछा जाता है, ये गलत ना हो। अब आइए शुरुआत किया जाए। आपका 349 में फोर्स या बल का प्रयोग किया गया है। पहले कंसेप्ट एक और बनाइए। आईपीसी की धारा 349 में फोर्स या बल को परिभाषित किया गया है। अगर इस बल का प्रयोग अपराध करने के लिए किया जाता है, तो आईपीसी की धारा 350 में इसे क्रिमिनल फोर्स कहा जाएगा, आपराधिक बल कहा जाएगा। और अगर आपराधिक बल का प्रयोग तो किया नहीं गया, लेकिन धमकी दी जा रही है, या प्रयत्न किया जा रहा है, या धमकाया जा रहा है, कुल मिलाकर कि हम बल का प्रयोग कर देंगे, तो इसे आपराधिक बल न मानकर 351 में एसाल्ट या हमला कहा जाएगा। फिर याद रखिए, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। 349 में किसकी परिभाषा है? फोर्स की। ये फोर्स अपराध के लिए प्रयोग करेंगे तो क्या होगा? क्रिमिनल फोर्स। और फोर्स की केवल धमकी दे रहे हैं, अभी प्रयोग नहीं किए,
जैसे चप्पल उठाकर मार देंगे, लेकिन चप्पल चलाए नहीं हैं, तो ये आपराधिक बल नहीं होगा, क्या होगा? हमला। ये 3 क्वेश्चन जरूर याद रखिए। अब इसी पर आपका चला जाए 349। देखिए, बल की जो परिभाषा दी गई है वह काफी विस्तृत दी गई है, और एक एक शब्दों पर गौर करिए। बैठिए भाई। देखिए, बल बल की परिभाषा देखिए और एक एक शब्दों पर थोड़ा गौर करिए अच्छे से। कोई व्यक्ति किसी 349 चल रहा है, फोर्स की परिभाषा बहुत व्यापक है। कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति पर फोर्स का प्रयोग करता है, यह कहा जाता है यदि वह उस अन्य व्यक्ति में गति ला दे। तो आपका फिर गति लाइए। अब गति लाना है तो आपका गति, अब गति कैसे लाई जा सकती है? तो देखिए, आपका फिर याद रखिए, कब बल का प्रयोग किया जाएगा, यानी कि क्या करने के लिए और कितने तरीकों से। तो 349 में 3 तरीके बताए गए हैं, जिसमें कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति में गति ला सकता है। गति ला सकता है का मतलब ये हुआ कि अगर कोई व्यक्ति स्थिर है, खड़ा है, और ऐसा आप कुछ करते हैं जिससे कि वह गतिमान हो जाए, तो यानी कि वह चलने लगे, तो यही आपका समस्या है कि वह कैसे गतिमान होगा। यानी कि आप क्या करते हैं, तो आप अपनी निजी शारीरिक शक्ति द्वारा कुछ करते हैं। तो पहले तो निजी शारीरिक शक्ति देखा जाए, यानी कि ए बी को धक्का दे देता है और बी दो चार एक दो पग आगे चल जाता है, तो क्या बल का प्रयोग ए ने किया कि नहीं? बताइए, गति में ला दिया कि नहीं? दूसरा देखिए, आपका ए एक नाव पर बैठा है, बी नाव की जो रस्सी रहती है, लंगर है, उसको खोल देता है और नाव के साथ बी बहने लगता है। तो बताइए, आपका पदार्थ को आपका बयान करके गति लाई गई, इसमें मैंने डायरेक्ट उसको ढकेला नहीं गया, किसको क्या किया गया? पदार्थ को गतिमान करके गति लाई गई, ये भी बल माना जाएगा। और तीसरा, जीव जंतु को गतिमान कर दीजिए, तो जीव जंतु का एक उदाहरण देखिए। ये दूल्हे राजा है, घोड़े पर बैठे हैं, माहौल भी चल रहा है आपका भाई शादी विवाह का। अब ऐसा माहौल है इस बार कि पूरे साल शादी विवाह है, यानी कि रोज कुछ न कुछ आपका शादी विवाह हो ही रहा है। तो उदाहरण भी पूरे साल चलना चाहिए, क्योंकि आपका लगन क्या है, बड़ी तेज है। और इसी में तमाम राण साण सन्यासी क्या करेंगे, अपना काम निपटा लेंगे, यानी कि विवाह विवाह क्या करेंगे। और कुछ राण साण सन्यासी अभी वैकेंसी का इंतजार करेंगे कि जब सिलेक्शन हो जाएगा तब हम निपटाएंगे, तभी तो फोर व्हीलर मिलेगी और आपका तमाम चीजें मिलेगी। क्यों आशीष भाई, बात सही है कि नहीं? तो क्या कुछ कमी है कि पूरी तरह सही है? अक्षरशः ना कि सार्थः? चलिए ठीक है। जब हाँ हाँ, बस बस बस, जब सीनियर लोग सपोर्ट कर दिए, इसका मतलब हुआ मौसम भी है बारिश का, तो थोड़ा बहुत हंसी मजाक किया जा सकता है भाई, कोई अन्यथा ना ले भाई, चाहे जूनियर हो या सीनियर। ये आपका केवल इसलिए बताया जाता है कि उबन न हो, नहीं तो भाई कोई आपत्ति होगी तो उदाहरणों को रोक सीमित कर दिया जाएगा। फिर देखिए, अब जीव जंतु से, तो घोड़ा पर दूल्हे राजा सवार है और पीछे से एक व्यक्ति आकर घोड़े को चाबुक मारता है और घोड़ा लेकर क्या होता है, फरार। तो आप लोग बताइए, जीव जंतु को गतिमान करके व्यक्ति में गति ला दिया कि ढकेल के? तो गति कैसे लाई जा सकती है? या तो शारीरिक शक्ति द्वारा, जैसे कि ढकेल दिया, या किसी पदार्थ के व्यन द्वारा, यानी कि नाव की रस्सी खोलकर क्या किया, छोड़ दिया।
या तीसरा जीव जंतु को गतिमान करके, तो आपका बैलगाड़ी वाला उदाहरण ज़्यादा पूछा जाता है कि ए बैलगाड़ी पर सवार है, बी आता है और बैलों को चाबुक मारता है, बैल भागने लगते हैं और ए भी बैलगाड़ी पर सवार होकर उसी के साथ गतिमान हो जाता है। तो बी ने कौन सा अपराध किया? आप माने बल का प्रयोग किया कि नहीं किया? और अगर बी का इरादा अपराध करने का था, या ये था कि बी को भयभीत कर दिया जाए, क्षोभित कर दिया जाए, क्षुब्ध कर दिया जाए, तो यही बल आपका 350 में कन्वर्ट होकर क्या हो जाएगा? आपराधिक बल। तो देखिए गति पल है, अब दूसरा गति परिवर्तन कर देता है। तो कुछ गति परिवर्तन देखिए भाई, गति में चेंजिंग, गति परिवर्तन में या तो गति को बढ़ा दिया जाएगा या गति को क्या किया जाएगा? घटा दिया जाएगा। तो दो तीन उदाहरण देखिए जिसमें गति को क्या किया जाए, या तो बढ़ाया जाए। तो ए बी धीरे धीरे चल रहा था, माने ए धीरे धीरे चल रहा था और भी धक्का दे दिया तो ए तेज चलने लगा। तो बताइए गति परिवर्तन हो गया कि नहीं? तो हो गया, तो बल का प्रयोग माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा? 349 में अभी बल बताया जा रहा है। दूसरा आपका कह सकते हैं कि ए तेज दौड़ रहा था और बी गया उसका हाथ पकड़ लिया ताकि ए की स्पीड धीरे हो जाए, तो ऐसी दशा में भी गति परिवर्तन हो गया, और गति परिवर्तन हो गया और ये बल माना जाएगा। इसके बाद लास्ट में है गतिहीन कारित कर देता है। गतिहीनता कारित कर देता है यानी कि पूरी तरह रोक देता है। तो कैसे? गति या गति परिवर्तन या गतिहीनता। तो गतिहीनता समझिए, ए रास्ते से जा रहा था और बी आगे खड़ा होकर उसको रोक देता है कि इससे आगे न बढ़ो। तो बताइए, या पकड़ लेता है। तो शारीरिक शक्ति का प्रयोग करके गतिहीन किया कि पदार्थ का बयान करके कि जीव जंतु के माध्यम से? स्वयं आकर खड़ा हो गया। बताते रहिए। अब शारीरिक, नाव चल रही थी, नाव को ए ने पकड़ लिया, बी नाव पर बैठा था, तो नाव के गतिमान थी नाव और ए पकड़ लिया तो नाव गतिहीन हो गई। तो उस पदार्थ का बयान करके गतिहीनता लाया कि शारीरिक शक्ति से पदार्थ का क्या करके बयान। अब आइए, ए पालकी वाला उदाहरण ज़्यादा पूछा जाता है। ए पालकी से जा रहा था, बी आता है, पालकी पकड़ लेता है और गतिहीन बी को ए को कर देता है, यानी कि पालकी में ही बैठे रहो, तुम बाहर न निकलो, इससे आगे न जाओ। तो गतिहीनता लाई गई कि नहीं? बताइए, अपना डायरेक्ट उसके शरीर को टच किया कि पालकी को पकड़ा? तो किसके बयान द्वारा ये कार्य किया? किसी पदार्थ के। और तीसरा, जीव जंतु द्वारा भी किया जा सकता है। जैसे कि उदाहरण के रूप में ए जा रहा था बैलगाड़ी से और बी आया और दोनों बैलों को आगे खड़ा होकर बाहुबली जैसे क्या किया? पकड़ लिया और बी भी रुक गया। तो आपका जीव जंतु को रोककर आपने व्यक्ति में क्या ला दी? गतिहीनता। तो क्या ये बल माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा? तो फिर एक बार याद रखिए, जो ये गति की गति लाई जाती है, गति परिवर्तन किसी व्यक्ति का किया जाता है, किसी व्यक्ति को गतिहीन किया जाता है, ये कितने प्रकारों से हो सकता है? तीन में से किसी एक प्रकार से, या तो शारीरिक शक्ति द्वारा, या किसी पदार्थ के बयान से, या जीव जंतु के माध्यम से। तो अब आगे देखा जाए, आपका अगला नियम भाई देखा जाए। अभी आपका एक वाक्य केवल पढ़ाया गया। देखिए, कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति पर बल का प्रयोग करता है, यह कहा जाता है
यदि वह उस अन्य व्यक्ति में गति ला दे या गति परिवर्तन कर दे या गतिहीनता कारित कर दे या अभी और बचा है या यदि वह किसी पदार्थ में ऐसी गति परिवर्तन या गतिहीनता कारित कर देता है जिससे उस पदार्थ का स्पर्श उस अन्य व्यक्ति के शरीर के किसी भाग से या किसी ऐसी चीज से हो जिसे वह अन्य व्यक्ति पहने हुए हैं या ले जा रहा है या किसी ऐसी चीज से जो इस प्रकार स्थित है कि ऐसे स्पर्श से उस अन्य व्यक्ति की संवेदन शक्ति पर प्रभाव पड़ सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि ए संवेदन शक्ति पर प्रहार इत्यादि, ए ठंडे पानी में नहा रहा था, बी जानबूझकर गर्म पानी उसी टब में डाल देता है और बी का शरीर जलने लगता है, तो ये आपराधिक बल का प्रयोग किया गया कि नहीं किया गया। और गर्म पानी से नहा रहा है, बहुत ठंडा उसमें डाल दिया और भी कप कपाने लगा, तब भी आपराधिक बल। यानी कि गर्म में क्या मिला दीजिए ठंडा, या ठंडा में क्या मिलाइए गर्म। तो कानून ये भी कहता है कि आप एक बार गर्म और एक ही बार में गर्म और ठंडा सांस नहीं ले सकते। यानी कि आपका या तो गर्म सांस लीजिए या ठंडा सांस लीजिए, अगर दोनों लेते हैं तो अपच कर जाएगा, यानी कि नुकसान करेगा। कौन सा सिद्धांत है ये कि एक बार में किसी तथ्य के बारे में हाँ और ना नहीं कर सकते। तो स्टापेल बताया गया था और स्वीकृति भी एविडेंस में बताई गई है सुबह कि अगर किसी तथ्य को आपने स्वीकार कर लिया तो मुकरने से क्या किया जाएगा, रोका जाएगा। यानी कि एक ही बार में आप गर्म काफ़ी और ठंडी काफ़ी नहीं पी सकते। यानी कि पेय पदार्थ ठंडा और गर्म काफ़ी नहीं पी सकते। क्यों? यानी कि दो मुही बातें कहने से क्या किया जाएगा, रोका जाएगा। तो यानी कि अब आइए, अब ये जो गति हो रही है या गतिहीनता कारित की जा रही है या गति में परिवर्तन किया जा रहा है, यह कितने प्रकार से हो सकता है? 3 प्रकार। तो तीनों मैं बता चुका हूँ, एक बार बेर एक पढ़कर समझा दिया जाए। पहला प्रकार है अपनी निजी शारीरिक शक्ति द्वारा, यानी कि धक्का दे दीजिए, हाथ से क्या दीजिए, धक्का। दूसरा किसी पदार्थ के इस प्रकार व्ययन द्वारा कि उसके अपने या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा कोई अन्य कार्य के किए जाने के बिना ही ये सब हो जाए, तो पदार्थ का व्ययन करिए। तो पदार्थ के व्ययन द्वारा आप देख सकते हैं 2-3 उदाहरण। पदार्थ के व्ययन में आप देख सकते हैं कि पालकी से जा रहा है और पालकी रोक दिए तो वह भी उसके साथ क्या हुआ, रुक गया। आपका मान लीजिए कि आपका ये सरस्वती पार्क का ही उदाहरण दिया जाए भाई, कई लोग कोचिंग के भी जाते हैं वहाँ, मैंने कई लोगों को देखा गया है ये कोचिंग के भी लोगों को। तो फिर एक बार नियम भी बता दिया जाए। देखिए आप जहाँ भी जाइए प्रयागराज में, ये मान कर चलिए कि कुछ खोजी कुत्ते होते हैं और वो खोजी कुत्ते बस हर एक जगह घूमते रहते हैं। 2-4 तो ऐसे बदमाश थे जो पीवीआर की सीढ़ियों पर आपका दिन भर जाकर बैठते थे ठंडी में, बस ये देखने के लिए कि कोचिंग का कौन पर्सन यहाँ फिल्म देखने आ रहा है। एक दो लोग फोन करके खुद बताए कि ये तो वहीं बैठा रहता है अकेले, अपना मोबाइल चलाता रहता है। और इसी प्रकार सरस्वती आपका घाट पर भी बैठे रहते हैं। तो मान लीजिए कोई सरस्वती घाट पर बैठा है पानी के नज़दीक, एक आदमी कंकड़ फेंकता है पानी में, तो जो बैठे हुए लोग हैं वो सहम जाते हैं, डर जाते हैं, गिर जाते हैं पानी में या क्षोभित होते हैं। तो क्या पदार्थ का व्ययन करके आपराधिक बल किया गया कि शारीरिक शक्ति से पदार्थ का?
यानी कि क्या किया गया, कंकड़ फेंक दिया गया। तो ये भी आपका उदाहरण पूछा जाता है कि पानी में कंकड़ फेंक दीजिए, ताकि जो लोग क्या किए हुए हैं, आपका बैठे हैं तालाब के किनारे, तो उनको क्षोभ हो, भय हो, या वो क्षोभित हो जाए, तो ये भी आपराधिक बल ही माना जाएगा, भले पानी की बूंद उन पर पड़ी हो या न पड़ी हो। तो कंकड़ फेंकने का उदाहरण भी आता है। अगला देखिए, ये पदार्थ के बयान द्वारा आप नाव वाला भी उदाहरण अच्छा देख सकते हैं कि एक नाव खड़ी है, बी बैठा है, ए आता है, नाव का लंगर निकाल देता है, नाव क्या होती है, बहने लगती है। और जीव जंतु में गति गति परिवर्तन लाकर, जीव जंतु को गतिहीन करके या जीव जंतु को गतिमान करके, तो जीव जंतु में आपका बैल बताया गया, इसके बाद आपका घोड़ा बताया गया। दो उदाहरण क्या है, पर्याप्त। अब आगे बढ़ा जाए। ये जो 349 में हमने बल की परिभाषा दी, अगर इस बल का प्रयोग किया जाता है अपराध करने के इरादे से, या इसलिए किया जाता है कि दूसरे व्यक्ति को आपका क्षति हो जाए, दूसरा व्यक्ति भय में आ जाए, या उसको क्षोभ हो। फिर एक बार याद रखें, अगर 349 में जो हमने फोर्स बताया, ये फोर्स की कहानियाँ थी, अगर इसका प्रयोग किसके लिए किया जाता है, ताकि कोई अपराध कर दिया जाए, इसलिए किया जाता है कि दूसरे व्यक्ति को भयभीत कर दिया जाए, या इसलिए किया जाता है कि दूसरे व्यक्ति को क्षतिकारित किया जाए, नुकसान कारित किया जाए, या इसलिए किया जाता है कि दूसरे व्यक्ति को क्षोभ कारित हो, क्षोभ माने वह क्षोभित हो जाए, क्षुब्ध हो जाए। तो इसी आपराधिक बल को एक नया नहीं, इसी बल को एक नया नाम देंगे 350 में, आपराधिक बल। तो फिर एक बार कहानी याद रखिए, बल ही कन्वर्ट हो जाता है आपराधिक बल में जब बल का प्रयोग किया जाता है, और इरादा क्या होता है, नॉलेज क्या होता है कि हम कुछ क्या कर दें, अपराध, या क्या कर दें, दूसरे को क्षोभित या दूसरे को भयभीत कर दें, या आपका दूसरे को नुकसान पहुंचा दें। तो ये बल किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, आपराधिक बल। चार शब्द याद रखिए, अपराध, क्षति, क्षोभ और भय कारित करने के लिए बल का प्रयोग करना ही क्या कहलाएगा, आपराधिक बल। अब बेरक देख लिया जाए, तब दृष्टांत ही ज्यादा पढ़ने हैं। देखिए 350, जो कोई किसी व्यक्ति पर उस व्यक्ति की सम्मति के बिना बल का प्रयोग किसी अपराध को करने के लिए, या उस व्यक्ति को जिस पर बल का प्रयोग किया जाता है क्षति, भय या क्षोभ, ऐसे बल के प्रयोग से कारित करने के आशय से, या कारित करने के आशय से, या ऐसे बल के प्रयोग से संभवतः कारित करेगा, तो और यह जानते हुए संशय करता है कि वह उस व्यक्ति पर आपराधिक बल का प्रयोग करता है, यह कहा जाता है। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि एक तो सहमति के बिना बल का प्रयोग किया गया हो, अगर सहमत से किया गया है तो आपराधिक बल नहीं होगा। सहमत देखिए, जैसे बी ए से कहता है कि मुझे धक्का दे दो, ए ने धक्का दे दिया, तब आपराधिक बल नहीं। बी ए से कहता है कि तुम नाव की रस्सी खोल दो, और ए खोल देता है, तब भी आपराधिक बल नहीं। क्यों? क्योंकि ये सभी कार्य सहमत से या कंसेंट से किए जा रहे हैं। दूसरी बात ये है आपका, इसको अब उदाहरण पर आइए, उदाहरण देखा जाए, और जितने उदाहरण बताए गए हैं, हमें लगता है 70% उदाहरण बता दिए गए हैं। वहीं आपका झपटाता है और मुखबंदी खोलता है में आता है
तो आप लोग एक एक करके बताइएगा। और 3 शब्द मैं बताया हूँ, या तो शारीरिक शक्ति द्वारा, या पदार्थ का वहन करके, या जीव जंतु को क्या करके, गतिमान। अब उदाहरणों में आपको पकड़ते रहना है कि कौन उदाहरण किससे अटैच है तीनों में। तो पहला देखिए। हाँ, क्या? हाँ, बल माना जाएगा वो बल, लेकिन आपराधिक बल नहीं, अपराध नहीं माना जाएगा। बल का प्रयोग तो किया ही सम्मत से है, लेकिन उसे अपराध नहीं माना जाएगा, क्योंकि सम्मत से किया गया कार्य आपका अपराध नहीं होता। यानी कि जो व्यक्ति सम्मति देता है उसे कोई क्षति नहीं होती। ये 87 का सिद्धांत भी है, वालेंटी नॉन फिट इंजुरिया। अभियुक्त बचाव भी ले सकता है कि हमने बल का प्रयोग किया, लेकिन इनकी सम्मत से किया, अतः हमें आपराधिक बल के लिए दंडित न किया जाए। बचाव ले सकता है भाई, कंसेंट बचाव है। अब देखिए उदाहरण पूछे जाते हैं, एक उदाहरण भाई तैयार करके जाइएगा, और कोई उपाय नहीं है। कौन नदी के किनारे रस्सी से बंधी हुई नाव पर बैठा है? अब तुरंत आइए। मान लीजिए ए, अब उदाहरण पूरा नहीं पढ़ना है, हाफ हाफ हम बता रहे हैं, पूरा घर पे पढ़िएगा। ए अभी हमने बताया, ए नदी के किनारे नाव पर बैठा है। बी आता है, नाव की रस्सी खोल देता है। और बी नाव के साथ साथ क्या होता है, नदी में बहने लगता है। तो बताइए, पहला पॉइंट ये पकड़ना है, इसमें शारीरिक शक्ति का प्रयोग किया गया, कि पदार्थ को बयान करके गतिमान किया गया, कि जीव जंतु को, पदार्थ को। तो और इसलिए किया गया कि आपका जो भी है, जो नाव पर बैठा है, उसको क्षोभ हो, या भयभीत हो जाए, या उसको क्षति पहुंचाया जाए, अगर इरादा ये है, तो ये आपराधिक बल माना जाएगा। इरादा भी हमेशा पकड़ते रहिए। तो पहला उदाहरण भाई कहिए तो डिटेल में बताया जाए, नहीं तो इतना पर ही ब्रेक किया जाए, वो पूरा लिखा है पंचौरा, उतना नहीं पढ़ना है। दूसरा, क एक रथ में सवार होकर चल रहा है। यह एक रथ में सवार होकर चल रहा है। क यह के घोड़ों को चाबुक मारता है। आइए अब देखिए, मन घोड़ा गाड़ी का उदाहरण। ए एक व्यक्ति है, ए जो घोड़े पर चढ़कर धीरे धीरे घोड़ा चला रहा है। तब तक बी आता है पीछे से, और घोड़ों को क्या मारता है, चाबुक। और तब तक घोड़े क्या चलने लगते हैं, तेज। और घोड़ों के तेज चलने से जो घोड़े के रथ पर बैठा है, वो भी क्या भागने लगता है, बैठे बैठे तेज। तो बताइए, शारीरिक शक्ति का प्रयोग किया अभियुक्त ने, कि पदार्थ का बयान किया, कि जीव जंतु को गतिमान किया, और इसलिए किया है कि कोई अपराध किया जाए, या जो रथ पर बैठा है वह भयभीत हो जाए, क्षति उसको कोई कारित हो, या वह क्षोभित हो जाए, यानी कि क्या हो जाए, क्षुब्ध हो जाए, तो हम कहेंगे कि अभियुक्त ने आपराधिक बल का प्रयोग किया। तीसरा उदाहरण, को एक पालकी में सवार होकर जा रहा था। यह को लूटने का आशय रखते हुए पालकी का डंडा बी पकड़ लेता है। माने ए पालकी पर बैठकर जा रहा है, ध्यान में रखिए। बी आता है, लूटने के इरादे से पालकी का डंडा क्या करता है। तो बताइए, गतिमान किया कि गतिहीन किया, कि गति परिवर्तन, गतिहीन। इरादा क्या था, हाँ, पदार्थ के बयान से, कि जीव जंतु से, कि अपने शारीरिक शक्ति से, पदार्थ के बयान, क्योंकि डायरेक्ट उसका कॉलर और शर्ट नहीं पकड़ा है, पालकी पकड़ा है। इरादा क्या था, अपराध करने का था कि नहीं। तो क्या करने, कौन सा अपराध करने का था, लूट। तो ये आपराधिक बल माना जाएगा कि नहीं माना। अब आप लोग खुद बताते रहिए भाई, इतना कंसेप्ट के बाद भी आप न बता पाए। तो आपका देखिए चौथा, क सड़क पर शासक य को धक्का देता है। तो बताइए, धक्का दिया है, तो आप लोग बताइए, धक्का दिया है, तो आपका
स्वयं की शारीरिक शक्ति से कि पदार्थ का व्ययन की जीव जंतु स्वयं, और इसलिए धक्का दिया है कि बी को क्षति हो या आपका बी को क्षति हो। बी एक दो कदम आगे बढ़ जाता है धक्का देने में, तो आपराधिक बल हुआ कि नहीं हुआ। अब आइए, पत्थर फेंकता है, तो पत्थर फेंकता है मतलब ये हुआ कि को यह आशय रखते हुए या यह बात संभाव्य जानते हुए एक पत्थर फेंकता है कि वह पत्थर इस प्रकार य या य के वस्त्र के या य द्वारा ले जाने वाली किसी वस्तु के संपर्क में आएगा, और यह कि वह पानी में गिरेगा और उछल कर पानी यह के कपड़ों पर या यह जो वस्तु लिया है उस पर पड़ेगा, और बी क्षोभित हो जाएगा या भयभीत हो जाएगा। तो अभी पत्थर वाला उदाहरण बताया गया और सरस्वती घाट का उदाहरण बताया गया। पत्थर फेंके हैं, इरादा ये है कि जो बैठे हैं घाट पर उन पर पानी की बौछार पड़ जाए, तो ये आपराधिक बल होगा कि नहीं होगा, क्योंकि इरादा आपका ये था कि हम इनको अचंभित कर दें, क्षोभित कर दें या इनको क्या करें, भयभीत कर दें। अगला देखिए, क किसी स्त्री का घूंघट साशय हटा देता है और ताकि स्त्री भयभीत हो जाए या स्त्री को क्षोभ हो, तो आपराधिक बल होगा कि नहीं। अंडरलाइन करिए स्त्री का घूंघट। इसी में एक लाइन जोड़ेगा, देखिए आपका क्या जोड़ेगा। 2 पॉइंट याद रखिएगा। अगर ये दे कि एक किसी स्त्री का घूंघट हटा देता है, कौन सा अपराध किया, तो आप आपराधिक बल मार कर आइएगा। एक शब्द चेंज करेगा, एक किसी स्त्री का घूंघट उसकी लज्जा भंग करने के आशय से हटाता है, तब ये आपराधिक बल ही होगा। लेकिन सेक्शन चेंज हो जाएगा और सेक्शन पूछे तो 354 मारिए, अलग से लिख लीजिए, भले दृष्टांत पर लिख लीजिए। अगर लज्जा भंग करने का इरादा था तो किस सेक्शन में जाएगा, 354 होगा आपराधिक बल ही, लेकिन सेक्शन कौन अप्लाई होगा, 354। खूब, फिर एक बार देखिए दोनों। अब अगर ये दे कि ए बी को क्षति का बी को भयभीत करने के लिए, क्षोभित करने के लिए उसका घूंघट हटा देता है उस स्त्री का, तो आपराधिक बल मारिएगा। लेकिन हल्का सा चेंज करे कि लज्जा भंग करने के इरादे से घूंघट हटाता है, सेक्शन दे दे, तो 350 न मारिएगा। कौन सा सेक्शन मारेंगे, 354। अगला देखिए आपका, यह स्नान कर रहा था, तो ये बता ही दिया गया था कि ठंडा पानी में कौन पानी मिला दीजिए, गर्म पानी, तो पदार्थ का व्ययन करके हुआ। और आपका जो महत्वपूर्ण है, लास्ट दृष्टांत काफी महत्वपूर्ण है, यही लोग गलत करके आते हैं। फिर एक बार कॉन्सेप्ट बनाइए। अगर ये दे कि ए अपने कुत्ते को बी पर झपटवा रहा है, तो झपटवा रहा है तो आप क्रिमिनल फोर्स या आपराधिक बल मारकर आइएगा। और ये दे कि ए अपने कुत्ते की मुखबंदी खोलना क्या करता है, प्रारंभ, तो इसे एसाल्ट या हमला मारिए। फिर दोबारा हम बता रहे हैं, तीसरी बार आज बता रहे हैं, गलत न हो। जैसे ही झपटवाना शब्द आ जाए तो वह 350 में क्या होगा, क्रिमिनल फोर्स होगा। और जैसे ही मुखबंदी खोलता है तो 351 में इसे हम क्या कहेंगे, एसाल्ट। यानी कि ए अपने कुत्ते को बी पर झपटवा रहा है कि जाओ जाओ काट लो, जाओ जाओ काट लो, तो ये हमला होगा, क्योंकि आप माने ये आपराधिक बल होगा, क्योंकि इससे बी भयभीत हो गया है। और आपका ये बल का प्रयोग मान लिया जाएगा। आपका रस्सी पकड़ा है
और झपटवा रहा है, कुत्ते का मुंह खुला है पहले से और कह रहा है कि जाकर काट लो, लेकिन बस अभी मुंह खोलना प्रारंभ करता है ताकि बी के मन में ये आशंका हो जाए कि अब कुत्ते को खोलकर मुंह क्या करेगा, हमारी तरफ छोड़ देगा। तो आपराधिक बल का प्रयोग न होकर ये केवल क्या होगा, एसाल्ट या हमला। इस प्रकार आपराधिक बल काफी बड़ी धारा थी, समाप्त हुई। अब 351 आई है, एसाल्ट। देखिए पहले एसाल्ट की परिभाषा देखा जाए, तीन दृष्टांत दिया गया है और एक आपका मुक्का का, तो मुक्का पर चप्पल भी जोड़ लीजिएगा, जूता। उसके बाद दूसरा कुत्ते का, जब भी कुत्ते का पढ़िएगा तो 350 का अंतिम दृष्टांत जोड़ लीजिएगा। और तीसरा छड़ी का, तो इसको भी हम बताएंगे। खूब पूछा जाता है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आए हैं भाई, गलत न हो इतना बताने के बाद, अगर गलत की संभावना हो तो फिर बताया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। एकदम दिमाग में बैठा लीजिए आज कि कब हमला होगा और कब आपराधिक बल का प्रयोग। देखिए फिर एक बार, हमला एक ऐसा अपराध है, एसाल्ट एक ऐसा अपराध है जहाँ की बल का प्रयोग नहीं होता, लेकिन बल का प्रयोग करने की तैयारी की जाती है। बल का प्रयोग करने का प्रयत्न किया जाता है, लेकिन बल का प्रयोग होता नहीं। जैसे ए है, बी से कहता है कि मैं तुम्हें धक्का दे दूंगा, तुम्हें गति परिवर्तन कर दूंगा, गतिमान कर दूंगा। तो ये आपराधिक बल नहीं हुआ, लेकिन हमला हुआ। फिर आपका ए कहता है बी से कि मैं तुम्हारा नाव का लंगर खोल दूंगा, लेकिन खोला नहीं। खोल देता तब तो आपराधिक बल का प्रयोग क्या हो जाता, हो ही जाता। ये कहता है बी से कि मैं तुम्हारे जानवरों को 2 चाबुक मारूंगा, उठा लिया चाबुक लेकिन मारा नहीं। तो ये आपका हमला न, ये आपराधिक बल नहीं, क्या माना जाएगा, हमला। अब देखिए हमले की परिभाषा, जो कोई 351 चल रहा है भाई धारा, कोई अंग विक्षेप करता है या कोई तैयारी करता है तो हमला आपका कैसे हो सकता है, यानी कि अंग विक्षेप करना। अंग विक्षेप का मतलब कि कंडक्ट, ऐसा आचरण दर्शा रहा है, ऐसा हाव भाव दर्शा रहा है या तैयारी कर रहा है, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि आपराधिक बल की तैयारी करना हमला माना जाएगा। ये भी हम कह सकते हैं कि कुछ दशाओं में आपराधिक बल की प्रयोग की तैयारी या प्रिपरेशन हमला माना जाएगा, जबकि कुछ दशाओं में हाव भाव दर्शाना, यानी कि व्यक्ति का आचरण भी हमले की कोट में आएगा। जैसे कि ए छड़ी उठा लिया, बी से कहता है कि मार दूंगा, लेकिन छड़ी चलाया नहीं, तो ये हमला। और छड़ी चला दिया ताकि बी, भले बी को न लगा हो, तो ये आपराधिक बल। तो आपराधिक बल में वास्तव में बल का प्रयोग कर दिया जाता है, लेकिन हमला में बल के प्रयोग का केवल क्या दिखाया जाता है, भय, कि कर देंगे, लेकिन किया नहीं जाता। देखिए आपका, जो कोई कोई अंग विक्षेप या कोई तैयारी इस इरादे से करता है या यह संभाव्य जानते हुए करता है कि ऐसे अंग विक्षेप या तैयारी करने से किसी उपस्थित व्यक्ति को, यानी कि सामने वाले को, यह आशंका हो जाएगी कि जो वैसा अंग विक्षेप या तैयारी करता है वह उस व्यक्ति पर आपराधिक बल का प्रयोग करने ही वाला है, यानी कि दूसरे व्यक्ति में ये आशंका घर गई कि अब लग रहा है कि इस अंग विक्षेप या तैयारी किया है और हम पर आपराधिक बल का प्रयोग अब क्या करेगा, कर देगा,
लेकिन किया नहीं। भाई कर ये किसको आशंका हो जाती है? सामने वाले को। भाई अभियुक्त को नहीं, किसको? जिसके खिलाफ ये कार्य किया जाता है। तो हम इसको क्या कहेंगे? A60। स्पष्टीकरण भी खूब क्वेश्चन बनता है, बहुत ज्यादा बना है, जाकर देखिए। क्या केवल सब 4 ऑप्शन देगा? बहुत उलझाऊ देगा, मैं बता दूं। एकदम कंसेप्ट इस पर क्लियर रहे। आसान काम नहीं है इस स्पष्टीकरण को समझना। और सॉल्व जब भी करिए इतना उलझा देता है कंपटीशन में कि इसके लिए आवश्यक है कि कंसेप्ट एकदम क्या हो? क्लियर। पहला शब्द आएगा कि हमला, माने केवल शब्द बोलना हमले की श्रेणी में नहीं आता। बिल्कुल सही है, अक्षरशः सही है कि केवल शब्द, यानी कि आप हाव भाव दर्शा नहीं रहे हैं, केवल मुख से बोल रहे हैं कि मार दूंगा, लेकिन हाथ पैर चला नहीं रहे हैं या हाथ उठाए नहीं हैं। तो अभी हम उदाहरण बताएंगे। तो शब्दों से हमला हो सकता है कि नहीं? आपका जवाब रहेगा नहीं। फिर एक बार याद रखिए, क्या केवल शब्दों से हमला हो सकता है? मुख से कुछ भी बकते रहिए, हमला माना जाएगा कि नहीं? नहीं। अगला, किंतु जो शब्द कोई व्यक्ति प्रयोग करता है वे उसके अंग विक्षेप या तैयारियों को ऐसा अर्थ दे सकते हैं जिसमें वे अंग विक्षेप या तैयारियां हमले की कोट में आ जाएं। इसका मतलब ये हुआ कि केवल मुख से शब्द बोलना, चाहे कितना ही कड़वा शब्द आप बोले हैं, ये साल्ट नहीं माना जाएगा। लेकिन ये शब्द करेंगे क्या? तो जो हाव भाव आपका था या जो आपको आपने तैयारी किया था उसको और क्लियर करेंगे। क्लियर करेंगे का मतलब कि ये शब्द इस ओर इंडिकेशन देंगे कि व्यक्ति शब्द बोल रहा था और उस शब्द के अनुसार वह क्या दर्शा रहा था? आचरण भी। अब 4-5 उदाहरण देखिए तो आप लोग बताइएगा। एक आदमी न तो हाथ उठाया है मारने के लिए, न ही डंडा लिया है, एकदम बैठा है और बस बक रहा है, कथन कर रहा है कि मैं तुम्हें पीटूंगा, मैं तुम्हें पीटूंगा, मैं तुम्हें पीटूंगा। तो क्या ये जो शब्द हैं हमले की कोट में आएंगे कि नहीं? नहीं, क्योंकि केवल शब्द से हमला नहीं हो सकता। दूसरा उदाहरण, ये एक व्यक्ति है, लाठी लेकर खड़ा है, लाठी हिला उला नहीं रहा है, बस बोल रहा है कि मैं मार दूंगा लाठी से, लेकिन लाठी जरा भी इधर उधर नहीं किया, ताना नहीं। ये भी हमला नहीं होगा, क्योंकि हमले के लिए हाव भाव दर्शाना क्या है? जरूरी। अब लाठी उठा लिया है और मुख से भी बोल रहा है कि इसी लाठी से तुम्हें मैं क्या करूंगा। तो जो ये लाठी उठाया है उसका अंग विक्षेप या तैयारी है, और ये लाठी उठाया है और मुख से क्या कर रहा है? बोल रहा है कि मैं तुम्हें मार दूंगा। ये लाठी उठाने को और क्लियर कर रहे हैं कि ए का इरादा बी को मारना था। तो ये जो शब्द बोल रहा है मुख से, ये उसके अंग विक्षेप या तैयारी को क्या करेंगे? और समर्थन करेंगे कि विरोध? समर्थन। तो केवल स्पष्टीकरण करेंगे, व्याख्या करेंगे कि हजूर ये मुख से भी बोल रहा, तैयारी तो किया था, और ये तैयारी के साथ साथ क्या कर रहा था? मुख से बोल रहा था। अतः इसका जो शब्द मुख से बोला है, देखिए इसके आचरण पर प्रभाव डाल रहा है, यानी कि इसका आचरण यह बता रहा है कि यह हमला, माने ये हमले का दोषी होगा, क्योंकि ये मुख से भी बोल रहा था और उसी समय अंग विक्षेप भी कर रहा था। जैसे कि ए एक छड़ी उठा लेता है और बी से कहता है कि मैं तुम्हें मार दूंगा। तो जो ए का अंग विक्षेप है, छड़ी उठाना, ये जो शब्द मुख से बोल रहा है कि मैं तुम्हें मारूंगा, इसको और ये शब्द क्या कर रहे हैं? छड़ी उठाने को क्लियर।
तो भाई देखिए, कभी भी शब्द हमले की कोर्ट में नहीं आते, बस अंग विक्षेप को थोड़ा वो क्या कर सकते हैं, सपोर्ट या एक्सप्लेन या क्लियर। अब देखिए, आपका दृष्टांत 3 दिया गया है। पहला मुक्का वाला, ए यह अपना मुक्का को इस आशय से यह संभाव्य जानते हुए लाता है कि उसके द्वारा यह को यह विश्वास हो जाए कि यह मारने ही वाला है। यानी कि ए अपना मुक्का बी की ओर उठाता है और हिलाता है ताकि बी को ये बिलीव हो जाए कि ए इस मुक्के का वार हम पर कर देगा। तो ए ने, मुक्का उठाने वाले ने, कौन सा अपराध किया, एसाल्ट का। यानी कि मुक्का उठा दिया, हिला रहा है कि तुम्हें क्या करूंगा, मार दूंगा, तो हमला। और मुक्का चलाया, भले लगे ना लगे उससे मतलब नहीं है, तब क्या हो जाएगा, आपराधिक बल। अब कुत्ता वाला बता ही दिया गया, झपटवाता है तो आपराधिक बल। ए अपने कुत्ते की मुखबंदी खोलना प्रारंभ करता है ताकि बी को ये आभास हो जाए कि इस कुत्ते से हम पर क्या करवा देगा, आपराधिक बल का प्रयोग करवा देगा। लेकिन अभी मुखबंदी खोलना वह क्या करता है, प्रारंभ। तो बताइए, तैयारी करता है कि हम मैंने आपराधिक बल का प्रयोग कर दिया, तैयारी। तो ये क्या माना जाएगा, हमला। और इसी में आ जाता कि मुख को खोल दिया, झपटवा रहा है कि जाकर काट लो काट लो, तब भाई आपराधिक बल। और अंतिम जो है आपका शब्द वाला, ए छड़ी उठा लेता है, बी से कहता है कि मैं इसी छड़ी से तुम्हें क्या करूंगा, पीट दूंगा। तो छड़ी उठाना हाव भाव अंग विक्षेप, और जो मुख से कह रहा है वह अंग विक्षेप को ये अर्थ दे रहे हैं कि ए का इरादा बी को छड़ी मारने का था। तो शब्दों ने केवल क्या किया, केवल शब्द हमले कोर्ट में नहीं, फिर याद रखे, ये क्या करेंगे, हाव भाव को केवल क्लियर। तो इस प्रकार आपका थोड़ा कठिन जरूर था भाई, प्रयास ये करिए कि इसको अच्छे से तैयार रखिए। दो ही धाराएं बहुत महत्वपूर्ण है। अब आगे आइए 352, आपका हमला और आपराधिक बल का प्रयोग करने के लिए दंड, गंभीर प्रकोपन के अलावा। तो हमला और आपराधिक करने के लिए जो दंड है वह समान है, 3 मास तक का कारावास या 500 रुपया जुर्माना, या दोनों। 352। अब 353 खूब लगती है। यानी कि आपका, जब भी पुलिस वाले या लोक सेवक अपने कर्तव्य का निर्वहन करने जाते हैं, यानी कि उदाहरण के रूप में बुलडोजर बाबा की पुलिस बुलडोजर लेकर पहुंची कहीं, और लोग पुलिस पर ही या तो आपराधिक बल का प्रयोग कर दिए या हमला कर दिए। तो अगर लोक सेवकों पर आप हमला करते हैं, हमला मतलब कि डंडा उठा लिए, कह रहे हैं कि पुलिस वाले भाग जाने हैं तो हम डंडा क्या करेंगे, चला देंगे। पुलिस वालों पर ईंट पत्थर चलाने लगे, लेकिन पुलिस वालों को लगा नहीं, आसपास ईंट पत्थर क्या हुए, गिरे। या हाथी भाजने लगे, पुलिस वाले को लगा नहीं, लेकिन पुलिस वाले क्या हो गए, भयभीत। तो यह आपका ऐसी दशा में ये धारा अमूमन प्रयोग की जाती है, और आपका माने कह सकते हैं कि पुलिस द्वारा बहुत ज़्यादा यूज की जाती हैं। इसलिए कि जब हम गए थे तो इतने लोगों ने पुलिस वालों पर क्या किया, आपराधिक बल का प्रयोग या हमला। तो अगर लोग सेवक पर करते हैं हमला या आपराधिक बल का प्रयोग, जब वह ऑन ड्यूटी हो, ऑफ ड्यूटी की ऑन ड्यूटी, तो दंड की मात्रा बढ़ेगी कि घटेगी, बढ़ेगी। और दंड की मात्रा है 2 साल का कारावास या जुर्माना। बहुत ज़्यादा बढ़ गई, कहाँ 3 मास और कहाँ क्या हो गया, 2 साल। अब आपका 354 फिर आइए। 354 भी खूब पूछा जाता है, बहुत बार पूछा गया है। आपका 354 जब भी पढ़िए
तो 350 में जो एक इलस्ट्रेशन दिया गया है, पहले उस पर गौर करिए, फिर जुरिस्प्रूडेंस पर गौर गौर थोड़ा करना है 2 मिनट, फिर आपका पर्दा उठाने का सिद्धांत देखना है, और तब घूंघट उठाने का सिद्धांत। पहला क्वेश्चन, एक किसी स्त्री का घूंघट उठा देता है ताकि उसे भय हो, क्षोभ हो, या स्त्री भयभीत हो जाए, क्षोभित हो जाए, तो ये आपराधिक बल होगा किस धारा में? 350। तुरंत सतर्क रहिए कि अगर ये स्त्री का घूंघट उठाता है और इरादा ये है कि इस स्त्री की लज्जा भंग कर दी जाए, सील को भंग किया जाए, तो ये मामला 354 में स्पेशली रूप से आएगा और दंड की मात्रा बढ़ेगी। दंड आपका 1 वर्ष से कम का नहीं होगा, किंतु जो अधिकतम 5 साल तक हो सकेगा, और जुर्माना 2013 में इस धारा में संशोधन किया गया है और दंड की मात्रा क्या की गई है? बढ़ा गया है। यह अपराध केवल आपका कह सकते हैं कि स्त्री के प्रति ही हो सकता है, आपका पुरुष के प्रति नहीं हो सकता। फिर एक बार याद रखें, इस धारा का अपराध केवल किसके विरुद्ध हो सकता है? स्त्री के, यानी कि फीमेल के, मेल के विरुद्ध नहीं हो सकता। ये भी आप याद रखिएगा। अब यहाँ आपका स्त्री की लज्जा भंग करने के आशय से या तो आप हमला कर रहे हैं या उस पर आपराधिक बल का प्रयोग कर रहे हैं, यानी कि या तो 350 वाला कार्य कर रहे हैं या 351, तो दोनों के लिए सजा 354 में समान है। और सजा याद करके जाइएगा, कम से कम कितना? 1 साल, और अधिकतम कितना? 5 साल। ये पूछा जाता है। इसको आपका डॉक्ट्रिन ऑफ लिफ्टिंग द कारपोरेट बिल से थोड़ा जोड़िए, दूसरे वे में जाइए। आपका कंपनी या निगम या कारपोरेशन में थोड़ा देखना है। देखिए, आपका जो पहला केस आता है कारपोरेशन या निगम में, सालोमन बनाम सालोमन एंड कंपनी, जिसमें कि आपका कह सकते हैं कि निगम को या कारपोरेशन को या कंपनी को एक अलग पर्सन माना गया, व्यक्ति माना गया, यानी कि प्राकृतिक व्यक्ति अलग और कंपनी का व्यक्तित्व क्या है? अलग। यानी कि आपका फिर एक बार, कंपनी अलग व्यक्ति हैं, वह कृत्रिम या बनावटी व्यक्ति हैं, और हम जैसे प्राकृतिक लोग अलग हैं। अब होने क्या लगा, लोग कंपनी बनाते थे, कंपनी के नाम पर लोगों का खून चूस लेते थे, घोटाला करते थे, और कहते थे कि पैसा किसने इनका लिया है? कंपनी का। जाकर ये किससे वसूलें? कंपनी। तो 1916 ईस्वी में चेंज हुआ नियम, डेमलर कंपनी का वाद आया और सिद्धांत प्रतिपादित किया गया, लिफ्टिंग द कारपोरेट विल। लिफ्टिंग द कारपोरेट विल का मतलब निगमन के आवरण को हटाने का सिद्धांत, घूंघट हटाने का सिद्धांत, पर्दा उठाने का सिद्धांत, या अवगुंठन का सिद्धांत। एक बार अवगुंठन दिया है, घबराना नहीं है, इंग्लिश वर्जन याद रखिए, लिफ्टिंग द कारपोरेट विल। और हिंदी में 4 शब्द मैं बता रहा हूँ, पर्दा उठाने का सिद्धांत, घूंघट उठाने का सिद्धांत, निगमन के आवरण को हटाने का सिद्धांत, या अवगुंठन, अवगुंठन कहा जाता है, अवगुंठन का सिद्धांत। इसमें ये सिद्धांत आया कि कुछ दशाओं में आपका जो प्राकृतिक व्यक्ति हैं और कंपनी के बीच में जो ये पर्दा लगा है, इस पर्दे को हटाया जाएगा और कंपनी का कार्य करने वाले लोगों को
उत्तरदायी ठहराया जाएगा। यानी कि जो कंपनी के नाम पर क्या करते हैं, धोखाधड़ी। तो बहुत कंपनियां खुली, नोटबंदी में बंद हो गई हजारों कंपनियां, और लोगों का पैसा लेकर क्या की सब फरार। टिकती नहीं है जल्दी। सहारा भी खूब चली थी, जाइए पैसा मांगिए तो सहारा वाले ये कहते हैं कि पिछली बार 5 साल में ऑफर था, इस बार 4 साल में हो जाएगा। फिर एक बार आप 4 साल के लिए पैसा क्या करिए, किसी को पैसा दे नहीं रहे हैं। और आपका सहारा प्रमुख जेल में थे, अब तो पैरोल पर छूटे हैं, लेकिन पैसा अभी दिए नहीं। तो कंपनी, प्राइवेट कंपनियों में पैसा लगाना खतरे से खाली नहीं है, ये भी याद रखिए। जो भी लगाया है बहुत मुश्किल से ही मिल पाता है। इस सिद्धांत को आपका समाज में भी देख सकते हैं और फिल्मों में भी देखा जाता है। तो समाज में ये है कि मान लीजिए एक लड़का है, भले खाने को न हो, लेकिन पूरा 4,000 का जूता, 5,000 का शर्ट और 5,000 का पैंट पहनकर और पूरा फाउंडेशन करके फाउंडेशन का मतलब डेंट पेंट सेंट, यानी कि पूरा क्रीम पाउडर पोत के, सफ़ेदी लगा के और आपका टहल रहा है, तो इसका मतलब हुआ कि ये फाउंडेशन वाला लड़का है। तो दुनिया ये समझती है कि ये बहुत बड़े वाले हैं, यानी कि बड़े घर के हैं, लेकिन वास्तविकता कुछ और होती है। तो फाउंडेशन में होता ही यही है। ये सामाजिक फाउंडेशन है, यानी कि 2-4 लोग यहाँ भी आए थे कि हमारे गांव में तो 52 बीघा प्याज बोई जाती हैं 52 बीघा पुदीना बोया जाता है। तो भाई यहाँ मैं बता दूं, चाहे गरीब हो धनी हो, फाउंडेशन वाला हो बिना फाउंडेशन वाला हो, सबके साथ आज तक का इतिहास रहा है कि जाति धर्म संप्रदाय हमने नहीं देखा। सबके साथ समान व्यवहार किया गया है, चाहे गरीब हो अमीर हो, फाउंडेशन वाला हो या बिना फाउंडेशन के, इससे मतलब नहीं है। दूसरा, फाउंडेशन का जो सिद्धांत आपका देखा जाता है, फिल्मों में देखा जाता है, और लिफ्टिंग द कारपोरेट बिल ही बताया जा रहा है, घूंघट उठाने का सिद्धांत। तो घूंघट उठाइए। अब देखिए आपका इस पर जो बताया जाता है, मीटू, मीटू सुने हैं ना, बहुत प्रसिद्ध था। देखिए इधर आपका पर्दे के आगे थोड़ा देखिए, और ये पर्दे के पीछे पर्दा लगा है, हीरो हीरोइन और हीरो हीरोइन के माँ बाप और कलाकार खूब डेंट पेंट कर रहे हैं कि पर्दा उठेगा और हम कहाँ जाएंगे, पर्दे के आगे। पर्दा उठा, सभी लोग आ गए पर्दे के आगे, और आपका कह सकते हैं डायरेक्टर ने कहा कि सब कुछ ओके हैं, तो आपका सीटी बजाया या ओके या स्टार्ट बोला, तो नौटंकी सबकी क्या हो गई, प्रारंभ। नोट अब हुआ कि भाई कट, कट मतलब कि अब बंद करिए कैमरा, हो गई नौटंकी। फिर ये लोग आपका पर्दा के कहाँ चले गए, पीछे। तो पर्दा के आगे तो बहुत लच्छेदार बातें लोगों ने बताई, और जैसे ही ये लोग पर्दा के पीछे गए, मीटू मीटू मीटू, यानी कि मीटू मतलब मुझे भी। तो मुझे भी मतलब ये हुआ, लास्ट में बताया जाए क्योंकि भाई समय भी देखना है, सीआरपीसी भी थोड़ा चलानी है। मीटू का मतलब ये हुआ कि जब आलोकनाथ का उदाहरण लीजिए, आलोकनाथ बहुत अच्छा एक्टिंग करते थे, पर्दे के आगे आकर बाप का रोल निभाते थे, जब पर्दे के कहाँ जाते थे, पीछे, तो मीटू मीटू मीटू। मीटू का मतलब ये हुआ मुझे भी, मुझे भी का मतलब ये हुआ कि जब एक स्त्री किसी पुरुष पर छेड़खानी का आरोप लगाए और उसके बाद तमाम स्त्रियां लाइन से उसी पुरुष पर आरोप लगाने लगे कि मुझे भी छेड़ा, मुझे भी छेड़ा, मुझे भी छेड़ा, तो इसी को मीटू कहते हैं। ये अमेरिका से जन्म लिया और भारत में आलोकनाथ इसके सबसे खतरनाक खिलाड़ी हैं। कई औरतों ने दुराचार का
और छेड़खानी का आरोप लगा दिया। एक औरत सामने आई तो कई औरतों ने लगाया कि हाँ, ये तो मुझे भी पर्दे के पीछे। तो बस ये याद रखिए, ये पर्दा लगा है ये आपका स्त्री घूंघट निकाली है। ये आता है, स्त्री का घूंघट क्या करता है, हटाता है इस इरादे से कि इसको भयभीत कर दिया जाए, क्षोभित कर दिया जाए, इसकी लज्जा क्या कर दी जाए, भंग। तो कौन सी धारा में जाएगा मामला? 354। याद रखना इसको, इतना बताने का मतलब है। तो 10-12 मिनट भाई ब्रेक ले लीजिए, तब आपका सीआरपीसी में चार्ज बताया जाए। या इसी को पढ़ा दिया जाए क्या, सोमवार को चार्ज पढ़ाया जाए भाई, खत्म हो। आईपीसी पढ़ा देते हैं भाई, क्योंकि कई लोग आए नहीं और सीआरपीसी का चैप्टर ये कठिन है जो चलेगा। और एक बार तो आईपीसी पढ़ाते हैं आधा घंटा, और आप 15 मिनट ब्रेक ले लीजिए तो आधा घंटा और आपका 35 मिनट। इस मैंने कम से कम आपराधिक, देखिए आपका ये जो क्रिमिनल फोर्स और एसाल्ट चल रहा है, इसको आज समाप्त कर दिया जाए, ताकि आपका सोमवार से किडनैपिंग और एब्डक्शन शुरू हो। यानी कि व्यापहरण और अपहरण। कूलर रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, कूलर ना चलाइए, बैठिए भाई जल्दी। देखिए अब आगे आइए, आपका जो स्त्री की लज्जा भंग की जाती थी, इस इरादे से आपका या तो 350 वाला क्रिमिनल फोर्स का प्रयोग किया जाता था, या एसाल्ट का किया जाता था। तत्पश्चात आपका 2013 में आपका कानून में बदलाव लाया गया, और जस्टिस जेएस वर्मा समिति की सिफारिश पर 4 सेक्शन और जोड़े गए। यानी कि 4 धाराएं और जोड़ी गई। वह 354A, 354B, 354C और 354D। ये जो चारों धाराओं का अपराध है, ये केवल और केवल स्त्रियों के प्रति किया जा सकता है, और केवल पुरुष द्वारा किया जा सकता है। क्योंकि आपका चीरहरण करना, पीछा इत्यादि को 354 में ही समाहित किया गया था स्त्री की लज्जा भंग करने में। अतः ये हुआ कि सभी अपराधों को अलग अलग कर दिया जाए, एक दो नया अपराध भी जोड़ दिया जाए, और दंड की मात्रा थोड़ा क्या की जाए, बढ़ाई जाए। जैसे कि आपका द्रौपदी का चीरहरण, तो उसी प्रकार चीरहरण में दंड की मात्रा थोड़ा क्या किया जाए, बढ़ाया जाए। तो कौन कौन सी धाराएं हैं, उसमें क्या है, ज़्यादातर जो पूछा जाता है वह स्टैकिंग पूछा जाता है, या किसी स्त्री का पीछा करना। तो आइए 354A से हम शुरू करते हैं। देखिए 354A में है क्या, लैंगिक उत्पीड़न, यानी कि सेक्सुअल हरासमेंट, और लैंगिक उत्पीड़न के लिए दंड। यानी कि सेक्सुअल हरासमेंट और सेक्सुअल हरासमेंट के लिए सज़ा कितनी है। तो अगर पूछे कि सेक्सुअल हरासमेंट कहाँ दंडनीय है और कहाँ परिभाषित है, तो 354A में परिभाषित है। देखिए, ऐसा कोई निम्नलिखित कार्य अर्थात शारीरिक संपर्क या अग्र क्रियाएं करने, जिनमें अवांछनीय और लैंगिक संबंध बनाने संबंधी स्पष्ट प्रस्ताव अंतर्वलित हो, लैंगिक स्वीकृति के लिए कोई डिमांड या अनुरोध करना, किसी स्त्री की इच्छा के विरुद्ध बलात् अश्लील साहित्य दिखाना, यानी कि अश्लील फोटो, अश्लील वीडियो दिखाते हैं, या लैंगिक आभासी टिप्पणियां करना, यानी कि कमेंट करते हैं, और वह जो कमेंट हैं
वह आपका सेक्सुअल मने नेचर का है करने वाला पुरुष लैंगिक उत्पीड़न के अपराध का दोषी होगा। इसका मतलब ये हुआ कि लैंगिक सेक्सुअल हरासमेंट की परिभाषा भी 354 में दी गई ए में दंड भी दिया गया है। यानी कि कुल मिलाकर स्त्री को अश्लील पुस्तक या किताब या सीडी दिखाना या उससे डिमांड करना कि तुम मुझसे रिलेशन बनाओ या रिलेशन बनाने संबंधी आपका टीका टिप्पणी करना, ये सब सेक्सुअल हरासमेंट माने जाएंगे। और इसके लिए दंड, अगर आपका कह सकते हैं इसके लिए दंड कितना है, तो दंड की जो मात्रा है वह दो प्रकार का दंड है। अगर फर्स्ट सेकेंड और थर्ड में मामला आ जाए, यानी कि बिना टिप्पणी वाला, तो कठोर कारावास, सादा नहीं, कैसा कारावास, कठोर 3 वर्ष तक का हो सकेगा। और फोर्थ में आता है, यानी कि आप केवल सेक्सुअल टीका टिप्पणी या कमेंट कसे हैं, तो दंड की मात्रा थोड़ा कम होगी, 1 साल। तो सेक्सुअल हरासमेंट के लिए दंड सामान्यतः 3 साल, और टीका टिप्पणी करते हैं उसके बारे में तो दंड की मात्रा 1 साल। अब 354 भी, इसी को चीर हरण कहा जाता है। तो पूछ ले, द्रौपदी कांड की धारा में अब आपका दंडनीय है, तो 354 बी भाई चीर हरण कहा जाता है। देखिए, विवस्त्र करने के आशय से स्त्री पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग, यानी कि स्त्री का वस्त्र उतार दिया जाए, स्त्री को अर्धनंगा या नंगा कर दिया जाए, इसके लिए या तो कोई व्यक्ति एसाल्ट करता है या क्रिमिनल फोर्स का प्रयोग करता है, तो ऐसा व्यक्ति चीर हरण करता है कहा जाएगा। वस्त्र को उतार देना, और 354 बी में इसे दंडनीय बनाया गया है। तो आपका कितना दंड इसके लिए है, तो दंड की मात्रा आपका 3 वर्ष कम से कम, और अधिकतम कितना है, 7 साल। यानी कि अब देखिए, आपका कम से कम अभियुक्त को आपका कितना दंड दिया जाएगा, 3 साल, और अधिकतम कितना हो सकता है आपका, 7 साल। दंड की मात्रा भाई आपका बढ़ रही है। फिर एक बार देखिए, द्रौपदी कांड में चीर है, वैसे और बढ़ानी चाहिए थोड़ा, हमारे हिसाब से थोड़ा बहुत इन धाराओं में आपका संसद संशोधन करे और दंड की मात्रा बढ़ाए, ताकि महिलाओं के प्रति जो अपराध हो रहे हैं उसमें थोड़ा और भयभीतता लाई जाए और लोग ये सब कांड करने से डरें। अगला देखिए, आपका 354 सी महत्वपूर्ण है, और वहीं सीसीटीवी कैमरा जो आपका है, ये इसमें आएगा। दृश्य रतिकता, दृश्य रतिकता का मतलब ये हुआ कि जहाँ कोई स्त्री अपना प्राइवेट कार्य कर रही है, यानी कि स्नान कर रही हैं, बाथरूम कर रही हैं, नहा रही हैं इत्यादि, शौच गई हैं, वहाँ कोई व्यक्ति आपका उस कार्य को देख रहा है, या तो स्वयं अपनी आँखों से देख रहा है या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से देख रहा है। जैसे उदाहरण के रूप में, जब भी आप मॉल जाइए तो जहाँ ट्रायल रूम होता है वहीं स्पाइस कैमरा लगा देते हैं, और वह कैमरा सिस्टम से जुड़ा रहता है। इस क्लास में तो भाई खुलेआम कैमरा लगा है, आपका स्पाइस कैमरा नहीं लगा है कहीं। आप देख सकते हैं आगे पीछे, यानी कि कौन क्या कर रहा है, और आपका ये गतिविधि रिकॉर्ड होती हैं, और समय आने पर 1 माह की रिकॉर्डिंग निकल सकती है, यानी कि कौन रिकॉर्ड होता रहता है। तो कुछ करना नहीं, वो अपने अपने आप रिकॉर्ड होता रहता है, आवाज़ तो नहीं होती, लेकिन पूरी एक्टिविटी क्लास की कौन क्या कर रहा है ये रिकॉर्ड होती रहती हैं। बाहर भी आपका कैमरा लगा है,
गाड़ी घोड़ा इत्यादि दिखता रहता है भाई। तो यानी कि स्पाइस कैमरा लगाना, या जैसे कि कोई तालाब में स्त्री नहा रही है वहां छुप कर देखना, बाथरूम करने गई वहां देखना, या आपका जैसे कि अभी आपका राजापुर इत्यादि का मामला आया कि वह हॉस्टल लड़कियों को देता था, लेकिन लड़कियों के जो वॉशरूम था उसमें सीसीटीवी कैमरा लगाया था छोटा, पकड़ा गया। अब कुछ लोग कहे कि भाई उसके मामले में तो आपका थाने से ही जमानत मिल गई, तो अगर दंड 7 वर्ष या उससे कम है तो थाने से भी जमानत मिल जाती है, इसमें कोई शक नहीं है। और इसमें दंड की मात्रा पहले देखिए, अगर ऐसा कोई व्यक्ति कार्य करता है तो दृश्य रतिकता कहा जाता है, और जो दंड की मात्रा होगी वह आपका पहली बार दोषी होगा तो आपका कम से कम 1 वर्ष और अधिकतम 3 साल। तो भाई अधिकतम 3 साल है और कम से कम कितना, 1 वर्ष। तो अब थाने से ही आराम से क्या हो जाएगी, जमानत मिल जाएगी। और राजापुर वाले कांड में मिल भी गई, और आपका कई लोग आपत्ति भी किए। तो ये हमारा कार्य नहीं है दंड बढ़ाने का, ये संसद का कार्य है कि इन मामलों में स्त्रियों को सुरक्षित करने के लिए दंड की मात्रा और क्या करे, बढ़ाए। ऐसे मामलों में कम से कम 8-10 साल दंड की मात्रा रखे। इसे आपका अजमान माने इसे संज्ञेय और अजमानतीय दोनों बनाए। अब ये संसद का काम है, चूंकि दंड की मात्रा कम से कम 1 साल अधिकतम 3 साल, तो ऐसे ही जमानत थाने से मिल जाएगी, थानेदार ही जमानत दे देंगे। चार, ये अजमानती है कि जमानती भाई, सीआरपीसी का, एक सेकंड भाई, नहीं प्रथम अनुसूची में लिखा होगा ना आपका, सीआरपीसी के प्रथम अनुसूची में स्पष्ट लिखा है। देख ले रहे हैं भाई, हमें भी थोड़ा बहुत कंफ्यूज हो रहा है, तो इससे अच्छा है कि 300 आपका 54, आपका आपका सी है ना, बेलेबुल है भाई, और आपका कांगनिजेबुल संज्ञेय है लेकिन जमानती है। चौ दूसरी बार में अजमानती है। तो 436 में मामला जाएगा सीआरपीसी के। जमानती हैं तो जमानत पाना अभियुक्त का क्या है, अधिकार है। तो चाहे थानेदार दे दें या जैसे ही जाता कोर्ट में पेश किया जाता, न्यायालय तुरंत जमानत दे देता, रोकता नहीं। अगर उसके पास जमानतदार हो तब रोका नहीं जाएगा। और होना का चाहिए कि इसे नॉन अवेलेबल बनाना चाहिए, ताकि 2-4 दिन अभियुक्त कहाँ रहे, जेल में। तो कमजोरियां हैं, इसमें शक नहीं है। अंतिम देखिए आपका, ये 354D देखा जाए, स्टैकिंग या पीछा करना। ये भी आपका केवल पुरुष द्वारा अपराध हो सकता है, केवल महिला के प्रति। अब इंटरव्यू में भी कई लोगों से 354D पूछा गया था कि क्या किसी स्त्री का पीछा करना अपराध है, तो तपाक से लोग बिना पढ़े बता देते हैं कि अपराध है, लेकिन अपराध नहीं है। अपराध कब होगा, जब बार बार पीछा कर रहे हैं और स्त्री आपको मना कर रही है। तो या तो आप सोशल मीडिया से पीछा करिए या शारीरिक तौर पर करिए। तो सोशल मीडिया मतलब बार बार मिस कॉल मारिए भाई, बार बार फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजिए फेसबुक पर, बार बार आप व्हाट्सएप से मैसेज करिए। जैसे कुछ ग्रुप वाले हैं, 1-2 लड़के आपका, बार बार वो करते क्या हैं, 1-2 बार शिकायतें आई हैं। आपका ग्रुप ऑनलाइन वालों ने बनाया है, तमाम लोग उसमें जुड़े हैं, तो उसमें आपका लड़कियां भी जुड़ी हैं। तो 1-2
इतना महान लोग हैं, यानी कि आपका संत लोग, समझ रहे हैं ना, महासंत, यानी कि बहुत बड़े वाले, यानी कि महामंडलेश्वर, यानी कि आपका दंडी स्वामी। दंडी स्वामी का मतलब ये हुआ कि पांचों शाही स्नान कर चुके हैं, अब आपका शाही स्नान की आवश्यकता नहीं है। तो इसी को कहा जाता है न्यूडम पैक्टम, नंगा करार, यानी कि ऐसे नंगे लोग हैं, न्यूडम पैक्टम, यानी कि जिस करार में प्रतिफल ना हो, कि वह लड़कियों का नंबर निकालते हैं वहां से, ग्रुप से, और मार नोट्स ये दे दीजिए वो दे दीजिए, तो लड़कियां कहते हैं कि सर के पास मांगे नोट्स, हमारे क्या क्यों फोन कर रहे हो भाई। इसका मतलब कि सर नोट्स बांट ही रहे हैं, आप यहाँ से नोट लीजिए, कि लड़कियां आपको नोट दे देंगी। तो कबीरा, इस संसार में कई प्रकार के लोग, भांति भांति के, तो भाई ये सब न करिए, आपका मैंने नैतिकता ये कहती है कि न करिए अनैतिक कार्य, नहीं तो ग्रुप एक दिन बंद हो जाएगा, न बांस रहेगी न बांसुरी बजेगी। आपका ऐप पर भी मार मैसेज करते थे लोग, तो नोटिफिकेशन अब बंद कर दिया जाता है, सारे नोटिफिकेशन ऐप पर बंद कर दिए गए हैं। हाय हेलो, कहाँ से पढ़ी हो तुम, कहाँ से पढ़ा रहे, यही पूछने का समय है, यही पूछना है, तो पढ़ाई करते समय पूछ लेते, अब पढ़ना है कि पूछना है, तो नोटिफिकेशन आप ज़्यादातर कर दिया जाता है। तो भाई उपाय है, ये नहीं कि उपाय नहीं है, भले क्लास चले या ना चले, ये सब हरकतें बर्दाश्त नहीं की जा सकती, भले केवल ऑनलाइन चले वो अलग बात है, लेकिन भाई ये सब हरकतें आपका बर्दाश्त नहीं की जा सकती, मैं बता दूं। मैं इसमें कोई समझौता नहीं, और फीस उसमें भले आदमी समझौता कर ले, क्योंकि आपका देखिए, फिर आपका तो किसी स्त्री का मात्र पीछा करना अपराध नहीं है, तो कब अपराध होगा ये भी, और कब अपराध नहीं होगा, तो जो बार बार पीछा करता हो। देखिए, एक लोग इंटरव्यू में कहे कि हैं, तो तुरंत वहाँ बेयरेक्ट रखा रहता है, कहा जाता है कि ये बताइए कहाँ है, तो लड़का पढ़ा बेयरेक्ट, और देखा कि बार बार लिखा है, तो अंत में सारी बोलना पड़ा। तो आपका बेयरेक्ट देखिए क्या कहता है, स्टैकिंग या पीछा करना। देखिए बेयरेक्ट भाई, ऐसा कोई पुरुष, यानी कि यह अपराध केवल मेल द्वारा होगा, किसके प्रति, फीमेल के, किसी स्त्री का उसके व्यक्तिगत अन्योन्य क्रिया को आगे बढ़ाने के लिए उस स्त्री द्वारा स्पष्ट रूप से अनिच्छा उपदर्शित किए जाने के बावजूद बारंबार पीछा करता है और संपर्क करता है या संपर्क करने का प्रयास करता है। यानी कि व्यक्तिगत आपका उससे पहचान बढ़ाई जाए, इसके लिए क्या करता है, स्त्री ने स्पष्ट रूप से अनिच्छा व्यक्त करी है कि हम आपसे नहीं दोस्ती करेंगे, फिर भी एक बार पीछा किया या संपर्क किया या संपर्क करने का प्रयास किया, कि बारंबार, बारंबार, एक बार नहीं बारंबार लिखा है, कई बार, तो वह 354 डी के तहत दंड का क्या होगा, भागी। अगला, जो कोई किसी स्त्री द्वारा इंटरनेट, ईमेल या किसी अन्य प्रारूप की इलेक्ट्रॉनिक संसूचना का प्रयोग किए जाने को मॉनिटर करता है, तो पीछा करने का अपराध करता है, ये माना जाएगा। यानी कि आप पीछा कर सकते हैं सोशल मीडिया से भी, उसका लोकेशन ट्रैक करते रहिए, कहाँ जा रही हैं कहाँ नहीं जा रही हैं। तो इस यह कार्य जो विदेशों में होता है, भारत में तो कम है, विदेशों में प्राइवेट जासूस होते हैं, और वह इसके लिए पैसा लेते हैं, और स्त्री कहाँ जा रही हैं उसका पीछा करते रहते हैं, पुरुष का पीछा करते हैं और सूचनाएं देते हैं। इसके बदले विदेश में बहुत ये काम होता है, इसके बदले वो पैसा लेते हैं, क्योंकि भारत में थोड़ा कम होता है, इसमें शक नहीं है आपका, कि
सर्च कराते रहिए। तो भारत में ये काम प्राइवेट जासूस कम है, लेकिन आपका अमेरिका चले जाइए, इंग्लैंड, तो बहुत ज़्यादा है और लोग खूब पैसा कमा रहे हैं जासूसी में। तो यानी कि अगर आप इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों के माध्यम से, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख नहीं भाई, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों का सहारा लेकर अगर आप स्त्री का पीछा कर रहे हैं, तब भी 354 का अपराध माना जाएगा, डी का, कि नहीं माना जाएगा। जैसे बार बार मिस कॉल करना, उसकी कॉल मैंने उसका मॉनिटरिंग करना कि कहाँ जा रही हैं कहाँ नहीं, बार बार फेसबुक से फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजिए, बार बार ईमेल भेजिए, और मिस कॉल तो बार बार भेजिए मारिए। तो आजकल मिस कॉल कहाँ जा रहा है, पहले पैसा लगता था तो मिस कॉल लोग मारते थे, अब तो फ्री फ्री फ्री, और फ्री बड़ी खतरनाक होता है। भारत भी कहीं चपेट में न आ जाए आर्थिक मंदी के, अब धीरे धीरे फ्री वाला काम बंद हो रहा है, क्योंकि भारत सरकार को भी लग रहा है कि कहीं पाकिस्तान और श्रीलंका जैसे हालात न हो जाए। तो फ्री का काम आप देख रहे हैं, राशन उसन तमाम कई लाख लोगों का क्या हो गया, बंद। तो पैसा बच गया सरकार को। तो अगला देखिए आपका, लेकिन 3 ऐसे परंतुक हैं जहां अगर स्त्री का बार बार पीछा किया जाता है तो वह अपराध नहीं होगा, और इस चक्कर में हमारे मोदी जी भी फंसे थे। देखिए आपका जांच हुई थी, मोदी जी ने एक लड़की का पुलिस के द्वारा पीछा कई बार कराया, पुलिस उसके पीछे जाती थी, मुकदमा हुआ, तो मोदी जी ने मैंने ये कहा उनकी ओर से, न सरकार ने कहा कि ये इनके माता पिता की सहमत से लड़की की सुरक्षा के लिए इसका पीछा किया जाता था, सहमत के बिना नहीं, माता पिता के क्या लेकर, सहमत। तो ये आपका देखिए मास्टर स्ट्रोक भी मोदी जी खेल दिए हैं, यानी कि आपका 2024 का बिछाना शुरू कर दिए हैं, और आपका आदिवासी महिला को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बना दिए। तो इसमें होगा क्या कि एक तो मायावती जी ऐसे ही ध्वस्त हो जाएंगी और कह दें कि मैं इनका क्या करूंगी समर्थन। अब दूसरे लोग भी अगर समर्थन नहीं करते हैं तो भाजपा वाले यही आरोप लगाएंगे कि ये नहीं चाहते कि कोई आदिवासी महिला या पिछड़ी महिला राष्ट्रपति हो, अतः इनको आप अगले 2024 में सबक सिखाइए। और हमने तो दलित महिला को भी क्या बना दिया, राष्ट्रपति, जीते ही जाएंगे, उसमें कोई शक नहीं है भाई। यानी कि अब मान के चलिए कि आपका उनका बनना तय है, भले कुछ छोट कम हो तो इधर उधर से जुगाड़ हो गया है। जैसे कि महाराष्ट्र में चल रहा है सहमत का खेल, तो आपका यहाँ सहमत नहीं करना है, तो आपका आसानी से जीत जाएंगी। तो मोदी जी दिमागदार तो हैं ही, इसमें शक नहीं है। कैसे विपक्षियों को ध्वस्त किया जाए और मीडिया के सामने न आया जाए, क्योंकि मीडिया वाले क्वेश्चन पूछेंगे तो जवाब कैसे दिया जाएगा। बस मिलते रहिए हीरो हीरोइन मीडिया से, लेकिन प्रश्न का जवाब दीजिए कि न दीजिए, न दीजिए। किसी प्रश्न पर जल्दी जवाब नहीं देते, उनके चेले चपाटी भले दे दें, वो आप देखे होंगे जल्दी जवाब नहीं देते भाई। अगला देखिए, तो 3 ऐसी कंडीशन है जहां पीछा करना बार बार स्त्री का अपराध नहीं होगा, वह कंडीशन भी याद रखना है। पहला देखिए, ऐसा कार्य अपराध के निवारण या पता लगाने के प्रयोजन के लिए किया गया था और पीछा करने के अभियुक्त पुरुष को राज्य द्वारा उस अपराध के निवारण और पता लगाने का उत्तरदायित्व सौंपा गया था। तो पहला ही पॉइंट आ गया कि स्त्री के प्रति कोई अपराध न हो, या स्त्री अगर अभियुक्त हैं तो कहाँ कहाँ जा रही हैं ये देखा जाए, और कौन लगा है स्त्री के पीछे बार बार, पुलिस। भाई किस प्राइवेट आदमी द्वारा नहीं पीछा किया जा रहा, किसके द्वारा, राज्य द्वारा, माने राज्य के सेवकों द्वारा, यानी कि किसके द्वारा, राज्य के जासूस, प्राइवेट नहीं, तब अपराध नहीं होगा। ऐसी किसी विधि के अधीन
या किसी विधि के अधीन किसी व्यक्ति द्वारा अधिरोपित किसी शर्त या अपेक्षा का पालन करने के लिए किया गया हो, यानी कि स्त्री शर्त या अपेक्षा का पालन करे इसके लिए, या विशिष्ट परिस्थितियों में ऐसा आचरण कार्य युक्त युक्त और न्यायोचित था, यानी कि स्त्री का पीछा करना उचित था, न्यायोचित था, जस्टिफाई था, ये दिखा सकते हैं, तो 3 कंडीशन में ये कार्य अपराध होगा कि नहीं? नहीं होगा। अब इसके लिए दंड प्रथम बार दोष सिद्ध होता है तो दंड की जो मात्रा होगी 3 वर्ष और जुर्माना, और फिर दूसरी बार वही अपराध करता है तो 5 साल। तो पहली बार करता है ऐसा अपराध तो 3 साल और पश्चातवर्ती दोष सिद्धि पर 5 साल। भाई ये छोटी छोटी धाराएं हैं, 2-4 मिनट में। 355 आइए, गंभीर प्रकोपन से भी नहीं पूछा जाता। 356 किसी व्यक्ति द्वारा ले जाई जाने वाली संपत्ति की चोरी के प्रयत्नों में हमला या आपराधिक बल का प्रयोग, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि चोरी की संपत्ति ले जा रहे हो और उस समय हमला या आपराधिक बल का प्रयोग कर रहे हो, डरवा रहे हो, तो एक तो वह लूट में कन्वर्ट हो जाएगी और लूट के साथ साथ 356 भी लगा दी जाती हैं। और 357 देखिए, किसी व्यक्ति का सदोष प्रतिरोध करने के प्रयत्नों में हमला या आपराधिक बल का प्रयोग, ये भी नहीं पूछा जाता। 358 गंभीर प्रकोप पर मिलने पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग, इधर की धाराएं छोड़ सकते हैं। 354 डी तक ही आपका महत्वपूर्ण है। बहुत ज़्यादा याद करना हो तो याद करिए, नहीं तो 2-3 धाराएं क्या करिए, छोड़ दीजिए। इसके बाद आपका आता है किडनैपिंग और एबडक्शन। यहाँ से आपका क्वेश्चन बनता है। एक तो आपका किडनैपिंग और एबडक्शन में समस्यात्मक क्वेश्चन आ जाता है, फिर अंतर पूछा जाता है, कौन अनवरत अपराध हैं, किसमें आशय की आवश्यकता नहीं है, किडनैपिंग कितने प्रकार का, अपहरण क्या होता है, दोनों में 8-10 अंतर निकालना है। तो ये सोमवार को शुरू किया जाएगा। किडनैपिंग थोड़ा पढ़ कर आइए, केस ओस भी 3-4 इसमें आएगा, यानी कि इसके बाद आपका किडनैपिंग के बाद दुराचार बचेगा और आपका उसके बाद ये मानववध हत्या पढ़ाना है। यानी कि प्रयास किया जाए कि अगले हफ्ते यह अध्याय समाप्त हो जाए, ताकि अध्याय 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, यानी कि आपका लगभग वहीं 100 धाराएं और पढ़नी पड़ेंगी। तो उस भाई सोमवार को कल टेस्ट होगा भाई 9:30 से। जो लोग टेस्ट देना चाहते हैं अपना 9:30 आए। प्री का टेस्ट होता है कि आपका एपीओ का। तो सोमवार को क्लास चलेगा भाई आपका किडनैपिंग और एबडक्शन पर।